बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंस्ट्रक्शन का मतलब है हदायत, तालीम, तदरीस, हुक्म या इनमें से आप कोई भी मतलब ले सकते हैं। मसलन किसी क्लास में, स्कूल में या किसी और जगह पर जब कोई बंदा किसी दूसरे को कोई हदायत देता है या इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। फिर इंस्ट्रक्शनल क्या है? आमोज़शी, तालीमी, तदरीसी, ये एडजेक्टिव है। और स्ट्रेटजी का मतलब है चाल, तरकीब। जो हमारे पूरे टॉपिक का मतलब ये है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। जब कोई टीचर या किसी क्लास में जब टीचर अपने स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक समझाने के लिए या पढ़ाने के लिए कोई मेथड या टेक्निक इस्तेमाल करता है ताकि स्टूडेंट्स बेहतर अंदाज में लर्न कर सकें, तो उस चीज़ को इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी कहा जाता है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को कई और नामों से भी याद किया जाता है, जैसे टीचिंग स्ट्रेटजीज। मैंने कल क्लास में बच्चों को फलां चीज़ पढ़ानी है और फलां चीज़ याद करवानी है। पहले 15 मिनट्स में मैंने क्या काम करना है, उसके बाद जो सेंटर के 20 मिनट होंगे उसमें मैंने क्या क्या काम करना है, और लास्ट के जो 15 मिनट होंगे उसमें मैंने क्या करना है। ये एक स्ट्रेटजी है, यानी अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए मुकम्मल प्लानिंग की जाती है और इसी चीज़ को स्ट्रेटजी कहा जाता है। मेथड किसको कहा जाता है? एक ऑर्गेनाइज्ड वेल प्लान प्रोसीजर होता है। जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई होती है, जो हमने प्लानिंग की होती है, यहाँ जो हमारी जो स्ट्रेटजी होती है उसको अप्लाई किया जाता है। जैसे प्लेवे मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड, ये तमाम तरह के मेथड हैं। यहाँ हमने क्या करना होता है? यहाँ हमने अप्लाई करना होता है जो हमने प्लानिंग की होती है। इसके बाद है अप्रोच और टेक्निक्स, ये तकरीबन एक जैसी चीजें हैं। अप्रोच क्या होता है? मेथड ऑफ टीचिंग। किसी भी मेथड ऑफ टीचिंग के दौरान हम जो छोटी छोटी हिकमत अमलियाँ करते हैं जिससे हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव हो, उसको अप्रोच कहा जाता है। फिर आता है टेक्निक्स। हम अपने मेथड के जरिए बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि बच्चों का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ हो, और बच्चों का ये फोकस बढ़ाने के लिए हम मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं। मसलन बाद तो हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ताकि बच्चे हमारी तरफ मुतवज्जो हों, और इसी चीज़ को टेक्निक्स कहा जाता है। और टेक्निक्स की वजह से हमारा मेथड इफेक्टिव होता है। इसके बाद है स्किल्स। स्किल्स वो चीज़ें होती हैं जो आप में बिल्ट इन होती हैं, मतलब थ्रू हेरिडिटी आप में आती हैं। इनको अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। इनको अप्लाई करने के लिए आपको वक्त नहीं चाहिए होता। ये असल में आपकी महारतें होती हैं, आपकी नेचुरल शार्पनेस होती है। जबकि स्ट्रेटजी में क्या होता है? स्ट्रेटजी में आपको वक्त चाहिए होता है, आपको सोचने की ज़रूरत होती है। इन दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। और टीचिंग में ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नाम हैं, इनका मतलब एक ही लिया जाता है। इनका जो मतलब होता है, जो इनका एक नाम है, वो नाम है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, या इनको टीचिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है। और हो सकता है कि टीचिंग में बाद औक़ात स्ट्रेटजी का मतलब कोई और लिया जाए और स्किल का मतलब कोई और लिया जाए, लेकिन आम तौर पर इन तमाम चीज़ों को इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। अब हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है वाई वी यूज इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, कि हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को क्यों यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज आर यूज टू इन्हांस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज इसलिए यूज की जाती हैं कि हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से रन करे। हम किसी आम तरीके से भी टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम जो तरीका अपनाएंगे, जो मेथड अपनाएंगे वो इफ़ेक्टिव होगा, उससे टीचिंग अच्छी होगी। बल्कि हमें ऐसी टीचिंग चाहिए होती है जिससे बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी हो, हम कम वक्त में ज़्यादा कुछ पढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। इसलिए हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको एक और बात का भी पता होना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई एक मेथड किसी एक सब्जेक्ट में बहुत इफेक्टिव है और वही मेथड किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी इफेक्टिव होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि कोई एक मेथड अगर किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, दूसरे में भी अच्छा हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आज का हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ऑफ साइंस, कि साइंस की टीचिंग कैसे की जाए। साइंस के लिए हम कौन सी मेथड, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस किसको कहा जाता है। नॉलेज ऑब्टेन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, वो नॉलेज जो हमें तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल हो वो साइंस कहलाता है।
इसके अलावा बाकी तमाम तरह का नॉलेज या तो सोशल साइंस में आता है या फिर आर्ट्स में आता है। आज हम सिर्फ साइंस की बात करेंगे कि साइंस के लिए कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनाई जाएं। स्टूडेंट्स को इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो साइंस के रूल्स को खुद एक्सप्लोर करें, तजर्बात करें, खुद से मुशाहिदात करें। इसके बाद है मेक इट रेलिवेंट। साइंस का कोई भी टॉपिक जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए तो उसको डेली लाइफ से रिलेट किया जाए, डेली लाइफ की एग्जांपल्स दी जाएं। फिर इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, परफॉर्म करें, प्रैक्टिकल वर्क का मुजाहरा करें, इनकरेज इंक्वायरी। स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, उनको इनकरेज भी करना है कि वो क्वेश्चन पूछ सकें, किसी भी बात को सिर्फ सुनकर यकीन ना करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करें। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का क्रिटिकल एनालिसिस करें। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ऑफ मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स के लिए हम कौन से टीचिंग मेथड या स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, वो कौन से मेथड्स या वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनकी वजह से हम मैथमेटिक्स की लर्निंग को, मैथमेटिक्स की टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स भी साइंस की एक ब्रांच है, मगर ये आम साइंस की तरह नहीं है। इसमें जो डाटा होता है, जो कंटेंट होता है, वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप में होता है और इस डाटा को, इस कंटेंट को स्टूडेंट्स ज़बानी या देखकर अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर सकते। इसके लिए मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं, जिनमें से चंद फेमस स्ट्रेटजीज या मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्टूडेंट्स अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोऑपरेटिव लर्निंग पर हमारे वीडियोस लेक्चर मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें तो मेथड ऑफ टीचिंग की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की, वहाँ आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हैं, वो एक है इंडक्टिव मेथड और दूसरा है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड ये आपस में एक दूसरे का उलट हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आगे चलते हैं। फर्ज करते हैं कि मुझे कराची का एक बंदा मिला, वो मुझे बहुत अच्छा बंदा मिला, मामलात में, गपशप में, तमाम जो उसके मामलात थे वो उसमें मैंने उसको बहुत अच्छा पाया। फिर उसके बाद मुझे कराची का एक और बंदा मिला, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब ये दो बंदे मुझे मिले, उसके बाद मेरे जहन में ये ख्याल आया, मैंने ये नतीजा निकाला कि कराची के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग अच्छे लोग हैं। मैंने क्या किया, यहाँ स्पेसिफिक किसी एक बंदे या दो बंदों को लेके मैंने पूरे कराची को, उसके लिए मैंने एक नतीजा निकाला, कंक्लूड किया कि कराची के सारे लोग अच्छे हैं। और डिडक्टिव में क्या होता है कि मैं कुछ अरसे के लिए कराची चला गया, वहाँ मैं कुछ अरसा रहा, मुझे बहुत सारे लोग मिले वहाँ, और वहाँ जितने भी मुझे लोग मिले वो बहुत अच्छे लोग मिले, या ये भी कह सकते हैं कि वो मुझे बहुत बुरे लोग मिले। और उसके बाद मैं वापस रावलपिंडी में आ गया, और रावलपिंडी में मुझे एक दिन किसी ने कहा कि कराची से एक बंदा आपको मिलने के लिए आ रहा है। तो मेरे जहन में एकदम से ख्याल आएगा, मैं उसका नतीजा कंक्लूड करूँगा कि कराची के जो सारे लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत ख़राब लोग हैं, और ये जो बंदा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है ये बंदा भी ख़राब ही होगा, ये ख़राब है। और मैंने यहाँ क्या किया, मुझे बहुत सारे लोग उससे पहले मिल चुके थे, मैंने जनरल को लेके टू स्पेसिफिक किसी एक बंदे के लिए जो राय कायम की, जो कंक्लूड किया, इसको डिडक्टिव कहा जाता है। इसी तरह नाउन टू अननाउन, और डिडक्टिव में अननाउन टू नाउन, और इंडक्टिव में फिर एग्जाम्पल टू फार्मूला, और डिडक्टिव में फार्मूला टू एग्जाम्पल। इनको मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल समझनी है, जो चीज़ समझनी है वो समझनी है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ऑफ मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको समझाने की या वो एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। मैथमेटिक्स में अगर इसकी एग्जाम्पल ली जाए तो आपने वो सीरीज पढ़ी होंगी, सेक्वेंशियल सीरीज। उसमें क्या होता है, 3 है, 7 है, 11 है, ये कौन सी सीरीज है, इसको आप छोड़ दें इसमें। और इसी तरतीब से अगर ये आगे जा रही है तो आगे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा। यहाँ हम जब देखते हैं, देख के पता चल जाता है कि 3 के बाद 3 और 7 के जो दरमियान गैप है वो 4 का गैप है। फिर इसी तरह 7 और 11 के दरमियान जो गैप है वो गैप भी 4 का है, और नेक्स्ट भी 4 का होगा। और हम क्या करेंगे, 11 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 15। फिर 15 में 4 फिर ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा 19। इसी तरतीब से आगे जाएंगे। या फिर इसमें हमारे पास एक ये शेप है, स्क्वायर की शेप है, ये हमारे पास शेप है। उसके बाद जो दूसरी शेप आई
वो इसके बीच एक और स्केयर है, पर जो तीसरी शेप आई उसमें 2 ये स्केयर हैं और तीसरा एक और स्केयर इसके बाहर है। तो ये देख के हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि आगे वाला जो नेक्स्ट नंबर है वो नेक्स्ट शेप किस तरह की होगी। वो शेप इस तरह की हो सकती है, ये हमारे पास एक स्केयर ये आ गया, फिर एक स्केयर इसमें ये आ गया, फिर उसके बाद एक स्केयर हमारे पास ये आ गया। इसी तरतीब से ये आगे बढ़ते जाएंगे। और डिडक्टिव की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक होता है। यहाँ एक आपने मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। अगर हमारे पास a b के बराबर है और b c के बराबर है तो इसको देखकर हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि फिर a बराबर होगा c के। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू c। अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है तो c फिर a के बराबर भी हो सकता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 के तमाम जो इवन नंबर होते हैं वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, होते हैं। और ये चीज़ हम देख के ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो 26 है ये 2 पे डिवाइड होता है, तो ये भी फिर इवन नंबर होगा। फिर इसी तरह 32 ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी एक इवन नंबर होगा। इसी तरह और भी बहुत सारी मैथमेटिक्स की एग्जांपल्स होंगी। हमारे पास ये एग्जांपल है 3, 7, 11, 15 कि इस तरतीब से अगर नंबर आए तो आगे वाले नंबर कैसे आएंगे। हम इस एग्जांपल को लेके कोई रूल बना सकते हैं, कोई फार्मूला बना सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर इस तरह से आएंगे। या फिर हमारे पास ये शेप है, पहले एक स्केयर है, फिर उसके अंदर एक स्केयर है, फिर उसके अंदर 2 स्केयर हैं, फिर उसके अंदर 3 स्केयर हैं। अगर इस तरह की हमारे पास कोई एग्जांपल हो तो हम उसको लेके आगे कोई रूल बना सकते हैं कि नेक्स्ट आने वाली शेप किस तरह की होगी। ये इंडक्टिव मेथड है। और डिडक्टिव में क्या है, हमारे पास कोई रूल होता है, कोई फार्मूला होता है। जैसे हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास एक रूल पहले से डिफाइन है, इसको लेके हम कह सकते हैं देन a इज इक्वल टू सी, तब a c के इक्वल होगा। या फिर ये भी हमारे पास एक रूल है ऑल इवन नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 2 कि तमाम जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 पे डिवाइड होते हैं। इसको लेके हम कोई फार्मूला बना सकते हैं कि नेक्स्ट जो भी नंबर नेक्स्ट इस तरह के जो भी नंबर होंगे वो इवन नंबर होंगे। जैसे 26 इवन नंबर है, 32 भी इवन नंबर है, 38 है, 40 है, 42 है। इस तरतीब से जो नंबर आएंगे या इस तरह के जो नंबर होंगे हम कोई फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, कोई रूल बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।